हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और वो कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मैं इस सारे बातों पर मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सारे कॉपी में मैं नोट किया हूँ दोस्तों, और ये सारा एनसीईआरटी का है दोस्तों। आप देख सकते हैं सारे मैं क्वेश्चन को मैं पेंट करता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर मैं खुद एनालिसिस किया, एनसीईआरटी को खंगाल दिया हूँ दोस्तों, और खंगालने के बाद जब मुझे पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना बार जरूरी है, और उसके अनुसार मैं छान करके मैं अलग किया दोस्तों। उसके बाद मैं जो है आपको मैं इस कॉपी में नोट किया हूं ताकि आपको क्लियर साफ साफ दिख सके और अच्छे से आप समझ सके, ठीक ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोस्तों। एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल नहीं है। बस मैं इस कॉपी में नोट इसलिए करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको साफ और क्लीन बढ़िया से दिख सके, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन क्या है, ठीक ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में अब तक 2 बार पूछा है, एक 2013 के एग्जाम में, एक 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और इससे से रिलेटेड सवाल पूछा किया जाता है। तो पहला सवाल पूछा यह गया था कि इसे वायु में जलाने पर, ठीक ना, वो क्या प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर, ठीक ना, कैसा लौह प्राप्त होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो चमकदार और श्वेत लौह प्राप्त होता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और या श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कैसा चूर्ण प्राप्त होता है। तो श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण से संबंधित बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इस टॉपिक को आप जरूर एकदम बढ़िया से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि 2011 में, 2013 के बोर्ड एग्जाम में, 2014 के बोर्ड एग्जाम में 17, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि लगातार कंटिन्यू यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लिखे हैं वो ये है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं कि किस किस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। यदि दोस्तों कोई वीडियो में यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, जो आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो मैं बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। मैं फोटो वगैरह मैं देते जाऊंगा, वो थंबनेल पर आप क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो डिटेल में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर जो है मैं वीडियो बनाऊं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दे दोस्तों, मैं उस पर वीडियो में अच्छे से मैं बना दूंगा अलग से दोस्तों। तो यहां पर जो है रासायनिक समीकरण क्या है ये सवाल पूछा गया है। फिर पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम है वो अभिकारक कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा एग्जाम में दोस्तों। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, तो इसको आप जरूर एक बार देखिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम देता हो, तो वो क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल जो है मैं इस पर वीडियो में बना चुका हूं, जाकर के आप देख सकते हो। बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चन पर टॉपिक पर वीडियो में बना चुका हूं दोस्तों। और फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो, पूछना हो, डिटेल में जानना हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो अच्छे से मैं बना दूंगा अलग से दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। यानी कि इस प्रकार आपको जो है समीकरण दे देगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन का निर्माण कर रहा है। तो इसको आपको कह रहा है कि समीकरण भी लिखिए और समीकरण लिखने के बाद इसे संतुलित भी करें। मैं जो है इस टॉपिक का भी मैं वीडियो बना चुका दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण के कई प्रकार होता है दोस्तों। एक हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ रहता है, एक होता है कि आपको इस प्रकार दिया रहेगा, यानी कि समीकरण आपको दे दिया रहेगा और आपको इसको संतुलित करना होता है। और एक होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या किया रहता है, इस प्रकार हिंदी में लिखा हुआ तो जरूर आता है, लेकिन ना तो आपको समीकरण लिखा रहेगा, यानी समीकरण भी आपको आप ही को लिखना है और संतुलित भी आप ही को करना होता है दोस्तों। तो इस टाइप का मैं वीडियो बिल्कुल एकदम डिटेल में बना हूं दोस्तों। आपको थंबनेल दिख रहा होगा, तो वहां पर जाकर का वीडियो जरूर देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो में एक एक जितने भी संतुलित रासायनिक समीकरण है, इस टाइप का हर एक टाइप का मैं वीडियो में बताऊं दोस्तों, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो दोस्तों। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा होगा कि एक परमाणु तत्व क्या है और द्विपरमाणु तत्व क्या है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई तत्व भाग लेता है तो बहुत सारे तत्व को आप देखते होंगे कि वो हमेशा परमाणु के 2 को साथ आता है, यानी कि हमेशा H2, O2, N2, क्लोरीन में हमेशा Cl2, ठीक है ना, ब्रोमीन में हमेशा Bl2, ये यानी कि इसके साथ आता है। तो याद रखना ये जरूरी है कि कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणुक है और कौन सा तत्व जो है वो एकल परमाणुक तत्व है। ये भी आपको याद रखना काफी जरूरी है दोस्तों, तभी आप समीकरण जो है आप अपने अनुसार जो है बढ़िया से आप बना सकते हो। तो एक तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण करने वाला जो है आपको 100% आना ही चाहिए दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। एक हो जाएगा आपका इस तरह से जो कि नॉर्मल आपको समीकरण दिया रहेगा, और एक हो जाएगा हिंदी में आपको दिया रहेगा, यानी आपको समीकरण खुद से लिखना है और संतुलित भी खुद से करना होता है दोस्तों।
तो दोस्तों नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपको अच्छे से पता होगा ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को लेती है, यानी ऊष्मा उसको देना पड़ता है, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मा लेगी तो ऊष्माशोषी, ऊष्मा देगी तो ऊष्माक्षेपी। सिंपल ट्रिक से याद रखो दोस्तों, ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा देना पड़ेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से आप देख सकते हो 2011, 2014, 2016, 2017, 2022, 2025 के दोनों शिफ्ट में, 2026 में, यानी कि लगातार बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआं उड़ा दिया है दोस्तों, धुआं उड़ा दिया ये क्वेश्चन दोस्तों। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं दोस्तों तो सांस लेने के दौरान हमारे शरीर के अंदर से ऊष्मा बाहर निकलती है, यहां भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। साग सब्जियां, यानी कि साग सब्जी जो होता है, शरीर के लिए चीज होता है, वो विघटित जब होती है ना, तो विघटन जब होता है उससे भी दोस्तों ऊष्मा बाहर निकलता है, तो वहां पर भी दोस्तों क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट यानी खाद जो बनती है ना, तो वहां पर भी यहां से भी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों। H2SO4 का तनुकरण, जब सल्फ्यूरिक एसिड में पानी दिया जाता है, यानी कि उसको तनुकृत किया जाता है, पतला किया जाता है दोस्तों, यानी कि अम्लता को कम किया जाता है, तो वहां भी गर्म उत्पन्न होता है, तो यहां से भी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको भी बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड अभी जस्ट हम बताया, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभी दर्श बताए थे कली चूना, यानी कि अनबुझा चूना, ठीक ना। यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, अनबुझा चूना। तो दोस्तों अनबुझा चूना जो कली चूना जो है ना, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें जल मिलाया जाता है ना, तो जल मिलाने के बाद दोस्तों क्या प्राप्त होता है, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और जब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है ना दोस्तों, तो यहां पर गर्मी उत्पन्न होता है, गर्मी हीट उत्पन्न होती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। तो यहां पर दोस्तों जब अनबुझा चूना में जल को मिलाया जाता है तो यहां भी हीट उत्पन्न होती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो मोस्ट वीवीआई सवाल ये दोस्तों, ये एक भी एग्जाम में मत छोड़ना दोस्तों, वीवीआई सवाल है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई बोलिए इसको, वीवीआई ने क्या बोलिए, मोस्ट वीवीआई बोलिए दोस्तों, वो क्या है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन यानी कि अवकरण। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कोई साल ऐसा नहीं मिला मुझे दोस्तों, ढूंढ करके मैं रह गया। हर एक साल मैंने सोचा चलो देखते हैं भाई, कोई तो साल मिस्टेक किया होगा, नहीं दिया होगा भूल से, लेकिन 2017, 19, 20, 22, 23, 25, 26 का सेकेंड शिफ्ट, यानी कि लगातार एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, अंदाजा लगा सकते हो। तो सिंपल यहां पर याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन घटा अवकरण। यानी कि जिस अभिक्रिया के दौरान जिस तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकला दोस्तों, तो क्या कहलाएगा उसका, उस तत्व का क्या होगा, अवकरण होगा। और अभिक्रिया के दौरान जिस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी पहले सी है, यानी मान लीजिए कि पहले जो है सी है, कार्बन है, अब हो गया CO2, यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए अभिक्रिया से पहले कॉपर अकेला है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में तो ले ली है दोस्तों, अब यहां पर देख लीजिए CO अब प्लस H2। अब यहां पर दोस्तों देखिएगा, ये कॉपर के साथ अभी अभिक्रिया करने से पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगल है, और जैसे अभिक्रिया किया हाइड्रोजन के साथ तो क्या हो गया, बना लिया H2O, यानी कि इसको धोखा दे दिया है, और ऑक्सीजन किधर चल गया है, हाइड्रोजन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से कॉपर से ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो कॉपर का यहां पर अवकरण हुआ, यानी कि अवकरण, यानी कि बाबू रे इसको क्या बोलेंगे, अवकरण को कहा जाता है अपचयन हुआ। यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है तो कॉपर का अवकरण हो गया है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हाइड्रोजन तत्व का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है दोस्तों। तो बताइए मजा आया कि नहीं आया, बताइए यहां पर समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे सीखो ना, प्यार से, दुलार से, ठीक ना। तो यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों कि जिस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, जिस तत्व से ऑक्सीजन निकलेगा उसका अवकरण होगा दोस्तों। तो बिल्कुल इजी है, और याद रखना ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है और अवकरण को ही अपचयन कहा जाता है। तो ज्यादातर एग्जाम आपको ऑक्सीकरण अवकरण नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा उपचयन और अपचयन, ये दोनों शब्द को आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, एक साल भी एग्जाम ऐसा नहीं जो इस सवाल नहीं पूछा है, हम लिखना भूल गए, लेकिन ये बाबू बहुत बार पूछा है। आपका नीचे दिए गए अभिक्रिया का प्रकार बताइए, यानी आपको समीकरण दे दिया रहेगा और आपसे प्रकार पूछेगा, तो बताओ ये समीकरण का कैसा प्रकार है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, या विघटन या अपघटन अभिक्रिया है, या बाबू विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो कौन सा अभिक्रिया है बताओ। अब ये सवाल पूछेगा इस टाइप का, तो आप देख करके बताओगे चुटकी में दोस्तों, चुटकी में बताइए ये क्या है, अभिकारक है। अब यहां पर हो क्या रहा है दोस्तों, हो क्या रहा है जरा गौर से देखिएगा।
अब यहाँ पर आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से जो है, आयरन से जो ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया दोस्तों, और क्या बना लिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया है। अब यहां से दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा यहां पर जो है आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का अवकरण हो रहा है क्योंकि आयरन से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और यहां पर एल्युमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और आयरन का अवकरण हो रहा है। या तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, या फिर दोस्तों यहां पर यह भी हो सकता है कि आयरन जो है, आयरन को विस्थापित किया जा रहा है किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा। अब एल्युमिनियम के द्वारा आयरन को यदि विस्थापित किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है अभिक्रियाशील श्रेणी में लोहा जो है, सॉरी एल्युमिनियम जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिसके वजह से आयरन को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया है। तो यहां से यह भी हो सकता है कि ये कैसी अभिक्रिया हो रहा है यहां पर, तो यहां पर बाबू रे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। जब कोई शक्तिशाली तत्व के साथ अपने से कमजोर वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दो ही चीज यहां पर हो सकता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं, अब यहां पर अभिक्रिया से पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेरियम आयोडाइड है, और यहां पर क्या बनाया है, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम आयोडाइड बना लिया है और बेरियम ब्रोमीन बना लिया है। अब यहां पर दोस्तों याद रखना, यहां पर क्या हो रहा है कि केवल और केवल अपने ही आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। आपको पता है पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज होता है। अब बेरियम पर जो है दोस्तों प्लस चार्ज होता है, आयोडीन पर माइनस चार्ज होता है। अब यहां पर जो है पोटेशियम जो है आयोडीन के साथ जुड़ गया है, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि अपने ही आयनों का आदान प्रदान किया है। और ब्रोमीन प्लस जो है सॉरी ब्रोमीन जो है माइनस चार्ज होता है और बेरियम पर प्लस चार्ज होता है, ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान करके संयोग बना लिया। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि आयनों का आपस में संयोग हुआ, यानी प्लस माइनस साथ, ये वाला माइनस इसके प्लस वाला के साथ, यानी कि पोटेशियम जो है आयोडीन के साथ और ब्रोमीन जो है बेरियम के साथ अभिक्रिया किया है। यानी कि जब अभिकारक अपने ही आयनों का आदान प्रदान कर दो नए अलग अलग तरह का प्रतिफल बनाता है दोस्तों, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बिल्कुल इजी है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो। अब यहां पर क्या रहा दोस्तों कि एक यौगिक है और इसको हिट जब किया गया तो दो अलग अलग तरह का यौगिक का निर्माण कर दिया, अलग अलग तरह का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब एक अभिकारक हो और प्रतिफल दो अलग अलग हो या दो से अधिक हो, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विभाजन सॉरी विघटन या अपघटन अभिक्रिया, विघटन या अपघटन अभिक्रिया। जब एक यौगिक, जब अभिकारक एक हो और प्रतिफल जो है दो या दो से अधिक हो, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहां पर देख लेते हैं, जब अभिकारक दो हो और प्रतिफल एक ही हो, जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो और प्रतिफल एक ही हो चला, तो याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखना, बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो। अब लास्ट अगला जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और HCl। अब मैग्नीशियम के द्वारा यहां पर क्या किया गया है, हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया है और उसका स्थान खुद ग्रहण करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया है। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से अधिक शक्तिशाली था और इसको विस्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार के जब अभिक्रिया नजर आए तो क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे वीडियो जितने भी आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। VVI क्वेश्चन आप जाके प्रीवियस उल्टा के देख लो दोस्तों, आपको सारा क्वेश्चन पूछा हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, बस आप मेरे लिए सिर्फ इतना मेहनत कर दो दोस्तों कि केवल लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि यही मेरा सब कुछ कमाई है दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।